आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप कंट्री में क्या कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब जिस तरह से बार बार आर्मी चीफ, जो पहले आर्मी चीफ थे यानी जनरल बाजवा की बात करते हैं और कहते हैं इनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, लेकिन जनरल फैज की बात नहीं करते। इलेक्शंस की बात करते हैं तो इलेक्शंस की तारीख दी जाती है और फिर कैंसिल कर दिए जाते हैं। किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, किस तरह से संभाला जाएगा सिचुएशन को? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जी, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है। और मुझे याद पड़ता है कि 94 में वीकली ज़िंदगी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान से जब पूछा गया कि आप सियासत में आएंगे, तो उन्होंने कहा था ना ना ना, मैं सियासत में नहीं आऊँगा, बहुत गंदा खेल है और इसमें बहुत पोलराइजेशन होती है। तो अब पोलराइजेशन के नए रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिए हैं और हर तरफ जो है, जो वो जो कहते हैं ना, ब्लड फ्यूड बन गई है हमारी सियासत जो है। यानी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो दुश्मनियों में बदल गए हैं, मुख्तलिफ दोस्तों के दरमियान, मुख्तलिफ वेरी वेरी सिचुएशन। और जहाँ तक बाजवा साहब का ताल्लुक है, हमें ये भी याद है इमरान खान साहब उनकी जितनी तारीफ किया करते थे, कहते थे कि बहुत ही डेमोक्रेटिक जर्नैल हैं, तो जैसा जर्नैल तो शायद कभी आया नहीं है हमारी तारीख में। तो जब उन्होंने हाथ खींच लिया उनकी सपोर्ट से, तो फिर वो सारे ऐब उनको नज़र आने शुरू हो गए उसमें। तो अब आपको पता है ना, उन्होंने एक जो इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि शेख खान झूठ बोलते हैं, और शेख रशीद का उन्होंने कहा 2 दफ़ा सिर्फ मैं उनसे मिला हूँ हम्म। और मुझे लास्ट टाइम कह रहे थे कि खान साहब से हुकूमत नहीं चल रही, आप कुछ करें। तो मेरा नहीं सर, ख्याल तरदीद की है। बिल्कुल, लेकिन सर उस इंटरव्यू के लिए भी तरह तरह की बातें की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से बाजवा साहब ने कहा कि जी मैंने तो कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है, मैं तो अभी, मुझे परमिशन ही नहीं इंटरव्यू देने की। और लेकिन हाँ, ये भी साथ साथ एक बात है कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया जो बातें भी कही गई जर्नलिस्ट की तरफ से। सर, पाकिस्तान इस वक्त जिस हालत में है, जो कंडीशन यहाँ पे इकोनॉमी की चल रही है, लोग परेशान हैं, आटा नहीं मिल रहा, लोगों के पास खाने को नहीं है। और ये चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं हो रही, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तरफ इनको देखना चाहिए, साथ मिलके बैठना चाहिए, सिचुएशन को थोड़ा संभालें ये, लेकिन ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी क्या वजह है? क्या उसकी वजह ये है कि ये लोग खुद जो है, इनके पैसा भी बाहर है, इनकी फैमिलीज भी बाहर है, और ये काफी मजबूत लोग हैं, इस वजह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आम आदमी क्या सह रहा है। जी, ये भी बात दुरुस्त है कि हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके असासे या फैमिली मेंबर हैं, और खान साहब का मुझे लगता है कि उनको ये खौफ है कि अगर इलेक्शन डिले हो गए तो उनकी पॉपुलैरिटी में कमी ना आ जाए, तो वो फ़ौरन इलेक्शन चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने असम्बलियाँ भी 2 तोड़वा दी। और परवेज़ इलाही साहब, जिनको वो कहते होते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उनको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, अब प्रेसिडेंट भी बना दिया पार्टी का। तो बड़ी अजीब सिचुएशन है। बहरहाल उन्होंने भी ये मशवरा दिया था कि आप ये काम ना करें, ये असम्बलियाँ ना तोड़वाएं, तो इससे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो बहरहाल उन्होंने वो इक़दाम कर लिया। तो इकानमी का वाकई ऐसा लगता है कि किसी को भी ख्याल नहीं है। जो आम आवाम हैं वो तो बहुत मुश्किल में हैं, और इकानमी का आप देख लीजिए कि IMF जो है वो पकड़ाई नहीं दे रहा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़ी बड़के मार रहे थे कि आई डोंट केयर, वो नहीं आते तो ना आए, लेकिन अब जो दोस्त मुल्क हैं वो भी आगे नहीं आ रहे। और इमरान खान साहब ने भी कहा था एक दफ़ा कि मुझे दोस्त मुल्कों से पैसे मैं जब बात करता हूँ, पैसे मांगता हूँ तो बड़ी शर्म आती है। तो इन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी तरह की बात की। तो हमने अपनी इकानमी को जो जिस तरह से किया है, जिस तरह से हमारी प्रायोरिटीज़ रही हैं, उससे यही होना था। मगर सर, इधर तक 75 साल पाकिस्तान को हो गए हैं, यहाँ तक पहुँचाने में हमें शुक्रिया किसका अदा करना है? मतलब हमें इस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसीज का शुक्रिया अदा करना है कि पाकिस्तान की ये हालत कर दी है कि अब जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी बात करने को तैयार नहीं, या इस सब के पीछे पॉलिटिशियंस ही हैं सिर्फ? इसमें मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं और हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी वो नहीं किया कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें। हमारे जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्यों नहीं कभी उन्होंने कोई जॉइंट स्टेटमेंट दी कि ये पॉलिसी जो है वो गलत है, मुख्तलिफ है। इस तरह के जो एल्डर स्टेट्समैन होते हैं वो बयान देते हैं गवर्नमेंट की
सोसाइटी की अपनी एक गाइडेंस करते हैं, तो हमारे यहाँ तो वो रवाज बिल्कुल भी नहीं है। हर बंदा अपने कंफर्ट जोन में रहता है। वो कहता है जी मुझे क्या जरूरत है भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने की, क्यों मैं अनपॉपुलर बात करूं। तो हमारे यहाँ आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी बड़ा सीरियस इशू रहा है। हमने जिस तरह का नैरेटिव दिया है आवाम को, उससे हुकूमतें भी मुतासर हुई हैं। 65 की जंग में जैसा प्रोपेगेंडा हमने किया, फिर वही जो हैं लीडर हमारे अयूब खान, वो उसी का शिकार हुए, क्योंकि आवाम को तो बताया गया था कि हम जीत गए हैं। और जब वहाँ पे जी जब आवाम को सच पता चला, तो फिर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो सौदा कर लिया है कश्मीर का, कश्मीर बेच दिया। लाहौर में आपको पता है वो हनीफ रामे साहब ने जो लिखा कि माल रोड जो है तलबा के खून से सुर्ख हो गई। तो जब आप आवाम को सच नहीं बताएंगे तो आप फिर आपके हाथ खुद बंद जाते हैं। अब कश्मीर का मसला देख लीजिए, आवाम को कभी सच नहीं बताया गया और हर हुकूमत हमारी डरती है कि कहीं अवाम उठ खड़े ना। आपको पता है ना कि 2021 के बारे में, कि उस वक्त हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इंडिया के साथ एक मुआहदा तकरीबन कर लिया था, हामिद मीर ने लिखा है उसके बारे में। तो वो इमरान खान को पेश किया गया और कहते ये हैं कि इमरान खान की इजाज़त से ही उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो उसमें ये था कि जी नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहले वो एक मंदिर जाएंगे बलूचिस्तान में, उसके बाद इस्लामाबाद आएंगे और ट्रेड और क्रिकेट के रिलेशंस की बहाली का ऐलान करेंगे और कश्मीर इशू को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। तो शाह महमूद कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि इस तरह तो हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी, हमें लोग गद्दार कहेंगे। सो वी लॉस्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी। और मिलिट्री की लीडरशिप को भी चाहिए था कि वो पब्लिक ओपिनियन को तैयार करते। उन्होंने भी पब्लिक ओपिनियन का, उनको जो मुश्किलात थी उनका सही अंदाज़ा नहीं लगाया। तो अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को खोल दें, 3-4 महीने के लिए ही खोल दें, तो मेरा ख्याल है कि आवाम को आप एजुकेट कर सकते हैं। सर मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इतना कोई इंटरेस्टेड है कश्मीर के अंदर, इसलिए कि इस वक्त जो आवाम की हालत हुई हुई है कि उनको आटा नहीं मिल रहा और उनके पास जॉब्स नहीं है। ये तो खैर कोविड के ज़माने से 2020 से जो है वो पब्लिक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बहुत जॉब से लोग मीडिया से भी निकाले गए और हर फील्ड से ही तकरीबन। तो अगर आम पब्लिक से पूछे तो उसको इस वक्त कश्मीर कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं या फिर एजेंसीज और आर्मी कर रही है जिनकी दुकानें चलती हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो सही आइडिया था कि 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे रख दिया जाए? जी, मेरे ख्याल में तो बेहतरीन आइडिया था, कीपिंग इन माइंड द बैड कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। उससे बेहतर कोई और सोल्यूशन हो नहीं सकता था। लेकिन फिर वो बात है ना कि उनको ये भी खौफ था कि इसको पीपल्स पार्टी वाले एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसको PMLN वाले एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जमात इस्लामी तो है ही मौजूद, तो वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ ना जी, कि आप इन पार्टियों के जो लोग हैं उनका इंटरव्यू करें, उनसे मालूम करें, और उनको सबको बिठाना चाहिए था मिलिट्री लीडरशिप को, कि उन सबको एतमाद में लेते कि भाई इसको आप एक पॉलिटिकल फुटबॉल ना बनाएं, हमने काफ़ी बना लिया, और सीरियस हो जाएं। इकानमी की जो कंडीशन है उसमें ये एक अच्छा हल है कि इसको 20 साल के लिए फ्रीज कर दें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अब देखिए ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको सैबोताज किया और इमरान खान ने एग्री कर लिया उनसे। लेकिन सर फॉरेन पॉलिसी हमने देखी पाकिस्तान की काफ़ी टाइम से जो है वो ठीक नहीं चल रही है। अगर हम भारत की तरफ देखें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो, हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है कि जो फॉरेन मिनिस्टर पैसे ले आता है तो जी बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी फंड से आगे भी कुछ है, यानी ना तो हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, ना किसी दूसरी कंट्री के कोई प्रेसिडेंट या आर्मी के लोग या चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई खुशी खुशी यहाँ पे ना विजिट कर रहा होता है कोई। और बहुत कुछ उस फील्ड के अंदर है अगर फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए। आपके ख्याल से हमारा 10-20 साल में अगर हम देखें, कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर आपको नजर आता है जिसने कुछ बेहतर काम किया? मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा विजनरी फॉरेन मिनिस्टर है। और फिर फॉरेन मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये तो एक पूरी एक गवर्नमेंट की एफर्ट होती है और इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होनी चाहिए उसको। उसके बगैर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे एक साहब बता रहे थे, एम्बेसडर लेवल के आदमी थे, कि बेनज़ीर ने ये हमें कहा कि आप जाओ इंडिया जाओ और थोड़ा ट्रेड वगैरह की बात करो। तो वहाँ पे जो एम्बेसडर थे उन्होंने इनकार कर दिया उनसे कोऑपरेट करने से। उन्होंने कहा जी ट्राइका ने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया हमें, सो प्राइम मिनिस्टर अलोन इज नॉट इनफ। उस वक्त ट्राइका की टर्म यूज होती थी, यानी प्रेसिडेंट,
और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर तीनों मिलके अगर कुछ करेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी और फॉरेन ऑफिस आपके साथ कोऑपरेट करेगा। तो ये तो है एक एफर्ट, एक जॉइंट एफर्ट चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इतना विजन नहीं रहा हमारी लीडरशिप में कि वो एहसास करते कि हमारी मईशत जो है 10 साल में 15 साल में कहाँ पहुँच जाएगी। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का, तो उसने कहा कि मेरा काम जो है ना सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है, मेरा काम ये है कि एक आम इंडियन की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, कि उसको कौन सी सहूलत मैं दे सकता हूँ, कौन सी चीज़ हम बाहर से ला सकते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे मैंडेट में शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो उस तरह का विजन नहीं है। सर एक तरफ तो हम एफएटीएफ में भी फंसे हुए थे, खैर वहाँ हम पहले भी कई बार जा चुके हैं, हम लगता है हमें आदत हो गई आने जाने की वहाँ पे। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए भी कभी हमें कोई ख़ास ऐसी नज़र नहीं आई एफर्ट जो की गई हो, चाहे जो मर्जी पार्टी हो, इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब की पार्टी रही हो, लेकिन इकोनॉमी की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। और अभी एफएटीएफ से बाहर आए कुछ ही दिनों में देखा गया कि हाफिज सईद को जो है वो देखा सिंध में कहीं घूम रहे हैं, और उसके साथ हाफिज सईद के साथ सैयद सलाउद्दीन का नाम भी आया, और एक बार फिर हंगामा हुआ इंडियन मीडिया पे और सब जगह ये बात चली। हम लोग इतने मतलब लापरवाह क्यों हैं, हमें अपने खुद अपने अपने ही दुश्मन क्यों बन गए। इस तरह के लोगों को एक तो हम प्रोटेक्शन देते हैं जो जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, जो खुद अपने मुंह से कबूल चुके हैं कई अपने गुनाह, और उसके बाद हम उनको कहते हैं कि जी हमने तो 31 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया। अगर हाफिज सईद कुछ भी नहीं है और बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, हमारा हीरो है, तो अपने हीरो को 31 ईयर्स के लिए जेल में कौन डालता है? और अगर नहीं है और जेल में कर दिया तो बाहर घूमता कैसे नज़र आ रहा है? मतलब ये हम लोगों को जिसे कहते हैं ना कि धोखा देना कब बंद करेंगे? जी, ये जो सिचुएशन है ना जी, उस पे मुझे जॉन एलिया का वो शेर याद आता है जो कई दफ़ा मैं अपने मुख्तलिफ शोज़ में सुना चुका हूँ। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो ये है जवाब हमारे इन सारे मसाइल का। आप ये देखिए कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली थी। इंडिया कितने अरसे से आपको कह रहा है कि मुझे आप ट्रांजिट रूट दे दें अफ़गानिस्तान एंड बियॉन्ड, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, पहले कश्मीर का मसला हल करो। बाकी भी बेशुमार चीज़ें हैं। मुझे एक साहब बता रहे थे कि 2007-8 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सॉफ्टवेयर के शोबे में, कंप्यूटर के शोबे में कोलैबोरेशन शुरू हुआ था, और वो था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनीज इन द वर्ल्ड। वो हमारे लोगों को ट्रेन कर रहे थे, आना जाना शुरू हो गया था। लेकिन जो ही वो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई तो एजेंसियों ने उनको इतना तंग किया कि वो आप खुद जो हमारे पाकिस्तानी थे उनके पार्टनर्स, उन्होंने कहा कि भाई बस करो, अब वी कैन नॉट टेक दिस प्रेशर। तो हम तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के आदी हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अगर यही बात हम अफ़गानिस्तान के लिए करें, अफ़गानिस्तान के भी हम बड़े चाचे मामे बने हुए थे और जाके कहा जा रहा था कि जी हमने तो गवर्नमेंट बना दी है। इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे बड़ा इनकलाब आ गया है, बड़े नए तरह के तालिबान आए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा कि तालिबान ने वही सब हरकतें की, और चाहे वो फीमेल्स की एजुकेशन बंद करनी हो या कुछ भी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को भी उन्होंने एक साइड पे कर दिया और कहा कि जी हमारे मामले में ना बोले। आप क्या जी कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? जी, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो अब देख लें उन जंजीरें तोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ है। यानी पूरी दुनिया से हम इमदाद ले रहे थे तालिबान से लड़ने के लिए, टेररिज्म को डिफीट करने के लिए। तो वो कह रहे थे कि जी ये डबल गेम आप ना करें, लेकिन वो ब्लफ हमारी कॉल हो गई और अब हम मुसीबत में हैं। हमें शायद ये था कि अमेरिका जो है ना इंडेफिनिटली इधर ही रहेगा, तो हम दोनों काम करते रहेंगे, पैसे भी लेते रहेंगे और ये काम भी जारी रखेंगे। और फिर उससे बड़ा धोखा हम जो देते हैं कि जी अफगान जो तालिबान हैं वो बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी तालिबान जो है ना वो ख़राब हैं। जैद हामिद को देख लीजिए, उनका यही नैरेटिव है, ये जी पाकिस्तानी जो है ना तालिबान, ये तो ख्वारिज हैं। सो दे आर आउटसाइड द पेल ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम के दुश्मन हैं और ये अमेरिका के भी एजेंट हैं, इसराइल के भी एजेंट हैं, इंडिया के भी एजेंट हैं। तो भाई एहसानुल्लाह एहसान कहाँ है आज, किसके कोऑपरेशन से वो कहाँ बैठा है आज? और अगर ये इंडिया के एजेंट हैं, अमेरिका के एजेंट हैं। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।